बार वक्त मास्टर स्ट्रोक का हो गया है। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। आज यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस मीटिंग के बाद धामी ने संकेत दिए कि जिस तरह का ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार ने कॉमन सिविल कोड को लेकर तैयार किया है, उसी टेम्पलेट पर यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में तैयार किया जा सकता है। हालांकि देश के मौलाना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरिक संहिता का लगातार विरोध कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। उन्होंने एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में बड़ी बात जो कही गई है, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की तरफ से शरीयत को लेकर वो बयान दे रहे हैं कि सिर्फ बादशाहों के लिए बनाया गया था ये कानून। ये कहना है आरिफ मोहम्मद खान का। इस्लामी कानून भेदभाव की बात करता है, ये कह रहे हैं केरल के गवर्नर। 90% इस्लामी कानूनों का कुरान से वास्ता ही नहीं। ये बड़ी बात है आरिफ मोहम्मद खान ने कही है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एबीपी न्यूज को दिया इस्लामिक कानून पर आरिफ मोहम्मद खान ने। और क्या कुछ कहा है ये सुनाते हैं अब आपको। मैं आपसे सिर्फ एक बात समझना चाहता हूं कि इस्लाम को यह कहा जाता है कि बराबरी का अधिकार इस्लाम देता है। पैगंबर साहब ने बराबरी की बात की, ये सारी बातें सामने आती हैं, आपने भी कई बार रखी। मुझे समझना यह है कि जब बराबरी मूलभूत अधिकार है इस्लाम के तहत, तो ये कॉमन सिविल कोड से सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? जो उनके नुमाइंदे हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो आखिरकार ये क्यों कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड आएगा तो हमारे हक हुकूक छिन जाएंगे? मुस्लिम समाज में बहुत ही जल्दी प्रॉफिट साहब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जाने के बाद बादशाहतें कायम हो गई। बादशाहत में समानता नहीं हो सकती। बादशाहत अगर होगी तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, समानता नहीं हो सकती। और बादशाहों को अपनी सल्तनत चलाने के लिए कोई कानून चाहिए, वो कानून बराबरी के कानून नहीं हो सकते। लिहाजा उन बादशाहों ने अपनी जरूरत के मुताबिक, या कहा जाए कि उन बादशाहों की जरूरत के मुताबिक, बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर कानून लिख दिए जिसमें जाहिर है कि ना समता थी, ना व्यक्ति की प्रतिष्ठा थी। उन्होंने कानून लिखे बादशाहतों की जरूरत के लिए, राजाओं की जरूरत के लिए। आज हमारे जो लोग अपने आप को उलमा कहते हैं, कानून का, इस्लामी कानून का जानकार कहते हैं, वो इंसानों के लिखे हुए उस कानून को जो बादशाहों की जरूरत पूरी करने के लिए लिखा गया था, उसे उन्होंने नाम दे दिया शरीयत, खुदा का कानून। कुरान अपने आप को शरीयत कहता है, इंसानों के लिखे हुए कानून को शरीयत नहीं मानता है। लेकिन अब वो कानून को अगर आप कहेंगे कि ये इस्लामी कानून है, तो वो तो भेदभाव से भरे हुए हैं। वो तो सिर्फ पुरुष और महिला में भेदभाव नहीं करते। कुरान कहता है वलाकद कर्रमना बनी आदम, हर इंसान प्रतिष्ठा का अधिकारी है। और ये कानून कहते हैं कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम के अधिकार भी बराबर नहीं हो सकते। जिसे ये कहते हैं मजहबी कानून, उसमें 90% से ज्यादा भाग वो है जो सीधे सीधे कुरान की आयतों से टकराता है। और ये जो आप इंटरव्यू सुन रहे हैं, इसी इंटरव्यू में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने जमकर निशाना साधा। वो कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने हाथ से कानून लिखकर उसे खुदा का बताता है, उन पर लानत है। कुरान की आयत के हवाले से बोर्ड पर लानत की बात कह रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान। अपने आप को खुदा से कम नहीं समझता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये कहना है आरिफ मोहम्मद खान का। सुनिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इसकी पैरोकारी करता है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या उसका कोई रिलेवेंस है? फिर आपको एक और बताता हूं, ये जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नजदीक। कुरान में एक आयत है, वो आयत ये कहती है कि उन लोगों पर अफसोस है जो अपने हाथ से कानून लिखते हैं, अपने हाथ से किताब लिखते हैं
और ये कह के पेश करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम, अपने हाथ से लिखते हैं, सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, और उसके बाद कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से। और फिर आयत आगे कहती है लानत इन पर जो इन्होंने लिखा, और लानत उस फायदे पे जो इन्होंने हासिल किया उस लिखने के नतीजे में। ये कुरान खुद कह रहा है कि ऐसे लोग होंगे जो अपने हाथ से कानून लिखेंगे और उसको ये कह के पेश करेंगे कि ये अल्लाह का कानून। तो मैं कौन हूं साहब, जब कुरान खुद ही इन लोगों के बारे में गवाही दे रहा है कि ये अपने हाथ से कानून लिखेंगे और कहेंगे ये खुदा का कानून है। ये अपने आप को खुदा से कम नहीं समझते। अच्छा, जमीयत के मौलाना जो है मदनी, उनके बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है आरिफ मोहम्मद खान की तरफ से। कह रहे हैं कि मर्द के लिए 80 साल की उम्र में 4 शादियों वाला जो अरशद मदनी का बयान है उस पर जमकर बरसे केरल के गवर्नर। ये इंसान को जानवर बनाने वाली बात है, ये कहना है आरिफ मोहम्मद खान का। इससे ज्यादा गैर इंसानी कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिनों पहले हमने अरशद मदनी साहब का इंटरव्यू किया था और आप जो बातें कह रहे हैं, बड़ी प्रोग्रेसिव बातें कह रहे हैं। उन्होंने एक तर्क दिया, उन्होंने कहा कि अगर, मैंने उनसे पॉलीगैमी के बारे में पूछा था, बहुविवाह के बारे में, उन्होंने कहा अगर 80 साल की उम्र में भी एक व्यक्ति सक्षम है और उसकी 3 शादियां हैं, औलाद नहीं है, तो वो चौथी शादी करेगा। उन्होंने एक बात ये भी कही कि औरत जो है वो 40-45 साल की उम्र में बूढ़ी हो जाती है, लेकिन मर्द जो है 80 साल की उम्र में भी अगर उसको ज़रूरत है तो वो चौथी शादी करेगा। आप ये विंडो बंद नहीं कर सकते। आप चूंकि इस तरह का तर्क तकरीर वो रख रहे हैं तो इसका असर जाता है, इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि इस तरह की तकरीरों का क्या जवाब होगा। मुझसे अगर आप जवाब पूछिए तो मैं तो खामोशी इख्तियार करूंगा, इसलिए कि इससे ज्यादा गैर इंसानी ये तो वो बात कहना है कि जिसका मतलब इंसान को इंसान न रहकर जानवर बना देना है। अरे कुरान लफ्ज इस्तेमाल करता है शादी के लिए, ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो आमतौर से कहा जाता है कि ये मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। गलीजा लफ्ज का इस्तेमाल करता है कि जिसकी स्पेशल सैंक्टिटी है। कुरान कहता है किसी भी इंसान के दिल में किसी भी इंसान के जिस्म में हमने 2 दिल नहीं बनाए हैं। कुरान कहता है वनकिहुल अयामा मिनकुम, शादी उससे करो जो शादीशुदा ना हो। जब 1/3 पुरुष आबादी खत्म हो गई थी ओहद की लड़ाई के मौके पर, उस वक्त इजाजत दी गई शर्त लगा के कि तुम 1 से ज्यादा शादी तभी कर सकते हो जब उनके बीच इंसाफ कर सको। और फिर आगे बढ़ के आयत में कह दिया कि ये बात किसी भी इंसान की क्षमता के बाहर है कि वो 2 बीवियों के बीच में इंसाफ कर सके। तो जो कंडीशनल परमिशन थी उसको तो इन्होंने कानून बना लिया। और जहां पे कुरान कह रहा है शादी उससे करो जिसकी पहले शादी, जो शादीशुदा ना हो पहले से, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो कैसे शरिया के नाम पर इस्लाम को बदनाम करने का काम मौलानाओं की तरफ से किया गया है, एक तरीके से उसी की पोल खोल रहे हैं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। और जिस बयान पर वो प्रतिक्रिया दे रहे थे ना, असल में कुछ दिन पहले हमारे संवाददाता हैं अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने जमीयत उलमाए हिंद के चेयरमैन अरशद मदनी का इंटरव्यू किया था। केरल के गवर्नर जिस बयान पर रिएक्ट कर रहे थे वो आपको सुनवा देते हैं, मदनी साहब का बयान। अक्षने चबा देती है, 4 को कौन रख करके अपने जीवन को व्यतीत करेगा। नहीं, आपने देखिए बड़ी बात कही। आपने मदनी साहब कहा कि मुसलमान 4 शादियां नहीं करते हैं। अगर सरकार इसी को कानून के रूप में ले आती है तो कोई दिक्कत नहीं करते हैं। नहीं, दिक्कत है। एक आदमी है जिसकी जरूरत है, 3 बीवियां उसने की हैं लेकिन उसकी औलाद नहीं होती है। वो ये समझता है कि मेरी औलाद हो सकता है कि 4थी बीवी से हो जाए, ये एक मजबूरी है। मान लीजिए एक मर्द है जो 80 साल तक बूढ़ा नहीं होता है, औरत तो 45 और 50 के अंदर बूढ़ी हो जाती है। अब उसे ज़रूरत है किसी बीवी, या तो इन सब को तलाक दे और या चौथी शादी करे, तीसरी शादी करे। इस्लाम ये नहीं कहता है कि तलाक दे दो, इस्लाम ये कहता है अपनी ज़रूरत को पूरा करो।
आप एक दरवाजे को बंद करके कोई खैर का पहलू नहीं उसके अंदर रखते। ट्रिपल तलाक और यूसीसी पर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की तरफ से जो कहा गया वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। 40 साल बाद की पीढ़ियां पीएम मोदी को याद करेंगी। ट्रिपल तलाक खत्म करने के लिए पीएम मोदी को याद किया जाएगा, ये कहना है केरल के गवर्नर का। यूसीसी पर आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान सामने आया है, कह रहे हैं जितना जल्द हो सके इसे लागू किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, हम बात कर रहे हैं जुलाई 2023 में, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको क्या लगता है कि अगले साल की शुरुआत में सूरज देख लेगा अपने हिस्से का? अब आपकी उम्मीद में पूछ रहा हूं, तर्क आपने सारे दे दिए, उम्मीद आपकी क्या है आखिर में, बस ये बता दीजिए। भाई मेरी उम्मीद तो ये है कि ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए, अगले साल नहीं, जितनी अगले महीने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। क्यों? एक तो पहली बात तो ये है कि संविधान इसको हमारा दायित्व बताता है। दायित्व का अगर आप ट्रांसलेशन करिए तो भारत के राज्य का ये धर्म है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को जिनका जो शासन चलाने में जो बुनियादी उसूल हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करे। तो केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान कॉमन सिविल कोड पर बेबाकी से अपनी बात रखी और भ्रम फैलाने वालों को करारा जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीजेपी की, जिसने पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल किया। 2024 का चुनाव सिर पर है, इसीलिए चुनाव से पहले बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। बीजेपी ने कई प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, जिसमें पंजाब, तेलंगाना, झारखंड नए चेहरे मिले हैं इन राज्यों को बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदला। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना भेजा गया है। कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ और डी पुरंदेश्वरी को भी जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी पर दोबारा दांव खेला गया है। तो ये जो फेरबदल है, इसमें बीजेपी ने लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव का भी खास ख्याल रखा है। तेलंगाना में इसी साल चुनाव होने हैं, आंध्र प्रदेश में अगले साल इलेक्शन होने हैं। विपक्ष की गोलबंदी के बीच बीजेपी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 4 घंटे की मीटिंग, 4 फोटो रिलीज, मोदी का संबोधन, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सरकार के काम जनता तक पहुंचाने का वादा और इरादा, ये सब कैमरे के सामने थे। लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई तब पता चला कि पार्टी ने कितने बड़े पैमाने पर चुनावी सर्जरी करने का प्लान बनाया है। उत्तर से दक्षिण तक मोदी ने मैदान में कितने मंत्रियों को उतारा, कितने नए चेहरों पर दांव लगाया, इन पॉइंटर्स से समझ लीजिए असल में बीजेपी ने एक झटके में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल डाले। चुनावी राज्य तेलंगाना के लिए बीजेपी ने जी किशन रेड्डी को मैदान में उतार दिया। जी किशन रेड्डी अब बंदी संजय कुमार की जगह तेलंगाना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी तरह का परिवर्तन झारखंड, पंजाब और आंध्र प्रदेश बीजेपी में भी किया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सुनील जाखड़ अब अश्विनी शर्मा की जगह पंजाब बीजेपी की कमान संभालेंगे। झारखंड विधानसभा में नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी अब दीपक प्रकाश की जगह नए पार्टी अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में सोमवीर राजू की जगह डी पुरंदेश्वरी को बीजेपी ने स्टेट प्रेसिडेंट की नई जिम्मेदारी सौंपी है। मतलब साफ है कि चुनाव के लिए नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ मोदी ने नए चेहरों पर दांव लगाया है। मगर नोट करने वाली बात यह भी है कि इस लिस्ट में जी किशन रेड्डी का नाम है। जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री हैं और अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। आमतौर में बीजेपी में ये सिस्टम नहीं है कि कोई मंत्री प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाले। इससे ये साफ हो गया है कि मोदी मंत्रिमंडल से करीब करीब जी किशन रेड्डी का जाना फाइनल है। इसीलिए बीजेपी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देकर तेलंगाना की कमान सौंपी है। As an experienced person of the Telangana, 2 times he was the president, and I think under the leadership of Kishan Reddy garu, we will face the elections and we will win the elections. What I feel. विधानसभा चुनाव की बात करें तो तेलंगाना में वैसे तो कांग्रेस और केसीआर की पार्टी के बीच बाइपोलर मुकाबला है। यहाँ बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक हैं, लेकिन जब बात आम चुनाव यानी लोकसभा इलेक्शन की आती है
तो बीजेपी इसमें तेजी से उभरती हुई नजर आती है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में तेलंगाना में 4 लोकसभा सीटें जीती थी और इस बार उसका मकसद है मिशन साउथ में पार्टी की पोजीशन और मजबूत करना। इस बात को कांग्रेस अच्छी तरह समझती है, इसीलिए मिशन कर्नाटक के बाद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नाम पर तेलंगाना में अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने में जुट गई है, ताकि केआरएस के नाम पर बीजेपी को साउथ में खेलने का मौका न मिले। नया नाम लाए हैं बीआरएस, मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति। अब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की बी टीम के बीच में लड़ाई है। जो केसीआर जी ने भ्रष्टाचार किया, उसके कारण नरेंद्र मोदी का दबाव उन पर है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने संगठन में जो बदलाव किए वो काफी लंबी चौड़ी मीटिंग के साथ साथ ही इंटरनल सर्वे के आधार पर किए गए हैं। पार्टी ने झारखंड में बाबूलाल मरांडी पर दांव खेला है। पार्टी को लगता है कि बाबूलाल मरांडी के नाम पर आदिवासी वोट बैंक एकजुट हो सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को डेंट पहुंच सकता है और 2019 के अपने परफॉर्मेंस को सुधारा जा सकता है। वैसे तो पार्टी का आंध्र और पंजाब में कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ कांग्रेस से आए नेताओं को पार्टी की कमान देने का मतलब ये है कि अब बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया है। अब उन लोगों को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने लगी है जिनके पास मजबूत बेस है, कैडर है। तो देखिए अभी तक क्या तस्वीर उभर रही है, बीजेपी का 2024 का प्लान अभी क्या सामने आ रहा है, ये मैं जरा आपको विस्तार से बता देती हूं। बीजेपी का 2024 वाला प्लान, इसमें राज्य पहला झारखंड, पॉजिटिव ये है कि 11 सांसद हैं, नेगेटिव ये कि विधानसभा में हार मिली थी। और आगे क्या है, आदिवासी वोटर्स पर आगे नजर है बीजेपी की यहां झारखंड में। अब अगले राज्य की बात कर लेते हैं, तेलंगाना। यहां पर पॉजिटिव यह है कि 4 सांसद हैं बीजेपी के पास, नेगेटिव यह है कि विधानसभा में पार्टी कमजोर है। आगे क्या हो सकता है, यहां पर एंटी इनकम्बेंसी भुनाने की तैयारी में है बीजेपी तेलंगाना में। अगले राज्य की मैं बताती हूं आपको, जो पूरा समीकरण है पंजाब, 2 सांसद, ये पॉजिटिव बात है। नेगेटिव है किसान आंदोलन से जो नुकसान पार्टी को हुआ है। और आगे रास्ता क्या है, अकाली दल से अलायंस, यही रास्ता है पंजाब में आगे। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो पॉजिटिव है संगठन पर फोकस जो बीजेपी कर रही है, लेकिन नेगेटिव बात यह है कि कोई सांसद आंध्र प्रदेश में बीजेपी के पास है नहीं। और आगे क्या हो सकता है, संभावना जताई जा रही है टीडीपी के साथ अलायंस हो सकता है पार्टी का। और सूत्रों से बड़ी खबर, इस सब के बीच 4 राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा के बाद बीजेपी 6 दूसरे राज्यों में भी अध्यक्षों की घोषणा जल्द कर सकती है। और वो कौन कौन से राज्य हैं आपको बताते हैं। कर्नाटक, गुजरात, केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट बदले जा सकते हैं। कर्नाटक से शोभा करंदलाजे या फिर अश्वत्थ नारायण बन सकते हैं स्टेट बीजेपी चीफ। केरल में बीजेपी केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन को नया अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। गुजरात में मनसुख मांडविया या फिर पुरुषोत्तम रुपाला को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। दोनों इस वक्त मोदी सरकार में मंत्री हैं। अच्छा, हरियाणा में बीजेपी कृष्णपाल गुर्जर या रामविलास शर्मा को पार्टी की कमान सौंप सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह या फिर सांसद जुगल किशोर को पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट बनाने की बात चल रही है। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर या प्रहलाद पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आप जानते हैं दोनों मंत्री हैं। इन सारे नामों पर भाजपा लगातार कर रही है मंथन। और इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री किरण रिजिजू ने भी पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से मुलाकात की है। और इस सब के बीच आपको बताते हैं बदलाव का एक इंडिकेशन जो बिहार से आ रहा है। और वो इंडिकेशन क्या है, लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट के बाद नीतीश के नेक्स्ट मूव को लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि नीतीश 2017 की कहानी दोहराने वाले हैं, क्या वो एक बार फिर साथी बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या बिहार एक बार फिर परिवर्तन का गवाह बनने वाला है? क्या नया रास्ता एक बार फिर नीतीश को आवाज लगा रहा है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर नए साथी की तलाश कर रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में एक बहुत असंतोष की भावना है और जदयू में टूट
बहुत जल्द होगी। ऐसा केंद्र बन जाएगा जो तबाह कर देगा राज्यों को। कोई मर्जर की बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व है, अस्तित्व था और अस्तित्व रहेगा। नीतीश जी की बहुत क्लैरिटी है। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है तो अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो स्वीकार करें ना करें, लेकिन ये मैं दावा करता हूँ कि आज न कल जनता दल यू का विलय आरजेडी में होना अवश्यंभावी है। नीतीश कुमार को भी चाहेंगी आप कि वो आ जाएं, एनडीए बिछड़ कर गए हैं। वो तो हमारे साथ पहले भी रहे हैं और एनडीए परिवार में दोबारा आएंगे तो बहुत बेहतर होगा। नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। यूँ तो नीतीश कुमार और मैं साथ साथ रहे हैं। ये फोरकास्ट भी है, इंडिकेशन भी है, चेतावनी भी है और मशवरा भी। लेकिन जो है वो सब कुछ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए है, क्योंकि गुजरे 48 घंटे के भीतर हुआ ये कि सीबीआई ने रेलवे के लैंड फॉर जॉब स्कैम में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लालू राबड़ी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। इस चार्जशीट से क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश को इमेज लॉस का डर लग रहा है। तीसरा डेवलपमेंट यह है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और नीतीश के बीच 3 जुलाई को मीटिंग हुई, जो करीब 1.5 घंटे तक चली। बिहार के ये वो 3 मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जिनके सामने आने के बाद से राजनीति में हलचल मची है। नीतीश के करीबी माने जाने वाले हरिवंश के बीजेपी से भी काफी अच्छे रिश्ते हैं, इसीलिए इस मुलाकात पर हमने खुद हरिवंश से ही रिएक्शन मांग लिया। हरिवंश ने गठजोड़ पर बातचीत से इनकार कर दिया, लेकिन ये मुलाकात जिन हालात में हुई उसने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया और सवाल उठने लगे कि क्या नीतीश एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। जेडीयू इससे सीधे सीधे इनकार कर रही है। रही जहां तक की बात मिलने की बात, तो ये तो मिलने की राजनीतिक पार्टी है, सरकार है, एमपी की अपनी समस्या रहती है, मंत्रियों से बराबर मिलते हैं, विधायकों से बराबर मिलते हैं, राजनीतिक चर्चा करते हैं, पार्टी की मजबूती के लिए चर्चा करते हैं, आने वाले चुनाव पर चर्चा होती है, संगठन की मजबूती पर चर्चा होती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। हरिवंश बाबू पार्टी के रैंक एंड फाइल के साथ हैं और माननीय नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सबसे मिल रहे तो वो भी अपना मिलने आए होंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? गलत बात है ये कहना कि हरिवंश बाबू भारतीय जनता पार्टी के दूत हैं। नीतीश जी की बहुत क्लैरिटी है। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है तो अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। गौर करने वाली बात यह है कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट तो होता नहीं है, साथ ही किसी भी वक्त बदले जा सकते हैं। ये बात नीतीश कुमार खुद भी कई बार साबित कर चुके हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं ये जान लीजिए। मोदी विरोध के नाम पर नीतीश कुमार 2013 में एनडीए से अलग हो गए थे और फिर इसके बाद 2015 का विधानसभा चुनाव नीतीश ने आरजेडी के साथ महागठबंधन में लड़ा था। 2017 में तेजस्वी पर करप्शन का आरोप लगा, बीजेपी के साथ फिर से चले गए नीतीश कुमार और 2022 से आरजेडी के साथ गठबंधन सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं। अब देखिए, बिहार की राजनीति में करीब 2 दशक से बस ये हो रहा है कि नीतीश कुमार गठबंधन के पार्टनर को बदल देते हैं, लेकिन टॉप पोस्ट पर उन्हीं का कंट्रोल रहता है। लेकिन सवाल यह है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी को आरोपी बनाए जाने के बाद नीतीश अब आगे क्या करने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार 2017 वाला इतिहास दोहराते हुए तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगेंगे? क्या तेजस्वी नीतीश की बात मानकर डिप्टी सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देंगे? अगर नीतीश ने तेजस्वी से डिप्टी सीएम की गद्दी छीनी तो क्या अपनी कुर्सी बचा पाएंगे नीतीश? ये वो तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब तक पहुंचने से पहले बिहार विधानसभा में पार्टियों की पोजीशन और सरकार बचाए रखने के लिए जो जरूरी सीटों की संख्या है, यानी जो मैजिक नंबर है, वो देखना जरूरी हो जाता है। कुल सीटें बिहार विधानसभा की आप जानते हैं 243 हैं और मैजिक नंबर मतलब जादुई आंकड़ा बहुमत वाला 122 का है। फिलहाल नीतीश के पास आरजेडी के 79 विधायक, जेडीयू के 45 विधायक और इसमें जल्दी से कांग्रेस को भी अगर जोड़ दिया जाएगा वहां पर तो कांग्रेस के 19 साथ में आ जाएंगे। इसके अलावा लेफ्ट के 16 हैं, यानी कुल ये आंकड़ा जो है वो 159 विधायकों का समर्थन नीतीश कुमार के पास है। दूसरी तरफ मोदी विरोध के नाम पर
एआईएमआईएम का एक विधायक और एक निर्दलीय विधायक का साथ भी नीतीश कुमार को मिल जाता है। मतलब ये दो और जुड़ जाते हैं नीतीश कुमार के साथ, और ऐसा हुआ तो नीतीश के समर्थक विधायकों की संख्या जो है वो सीधे 161 पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों की संख्या 78 है। ये आप देख रहे हैं एनडीए की ताकत। अब मैं आपको दिखा रही हूं, यहां पर जो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के अपने विधायक हैं, वो 78 हैं। इसमें जोड़ दीजिए आप जो अभी अभी बीजेपी के साथ आई है पार्टी जीतन राम मांझी की, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, इसके 4 विधायक हैं, और ये तस्वीर बता रही है कुल आंकड़ा 82 पर पहुंचता है। मतलब जेडीयू और आरजेडी का साथ अगर छूटा तो नीतीश की सरकार बीजेपी की मदद के बिना तो बच सकती नहीं है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में विपक्षी कुनबे का चाणक्य बनने की कोशिश करके नीतीश के लिए इस वक्त इमेज का बड़ा महत्व है। मुश्किल यह है कि नीतीश ने आरजेडी के साथ रहकर सरकार बचाई तो इमेज पर पड़ना तय है असर, और इमेज बचाने के लिए अगर आरजेडी से बैर मोल ले लेते हैं नीतीश कुमार तो फिर सरकार जाना तय है। मौके की नजाकत भाप चुकी बीजेपी करप्शन के मुद्दे पर नीतीश को जमकर घेर रही है, ताना मार रही है। करप्शन के मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री पर चार्जशीट फाइल हुई है, और जब लालू यादव पर चारा घोटाले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था तो यही नीतीश कुमार ललन सिंह थे जिन्होंने इनके इस्तीफे की मांग की थी। जिन लोगों का यही चरित्र है कि आज आरोप लगाते और कल अपने स्वार्थ के लिए हाथ मिला लेते हैं। आरजेडी का इल्जाम है कि बीजेपी बिहार की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, और रही बात बीजेपी के सहयोगियों की तो उन्हें उम्मीद है कि नीतीश जल्दी ही एनडीए का दामन थाम सकते हैं। ये काम इनका चरित्र है। ये आज महाराष्ट्र में जो इन्होंने किया या इसके पहले मध्य प्रदेश में जो इन्होंने किया, मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया, दल बदल करके जो चुनी हुई जनता के मैंडेट से चुनी गई सरकार थी उसको अपदस्थ करके अपनी सरकार इन्होंने बनाई। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होना, इसी साल चुनाव होना, आप भी हैं और हम भी हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि चुनाव होने दीजिए। मध्य प्रदेश में ये बुरी तरह हारे, क्योंकि बिहार में नीतीश हैं, लालू हैं, सब में हमारी विचारधारा से जो भी सहमत होगा निश्चित रूप से आएगा। और अभी महाराष्ट्र शुरू हुआ, अभी कई राज्यों में होगा, उत्तर प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होगा। हमारे नीतीश जी खुद ही हमारी सरकार के साथ थे तो हीरो थे, वो खुद ही नीतीश जी आ जाएंगे, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप आएंगे। इंतजार कर रहे हैं जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया उसकी वजह से हमारे काम को देख के सब लोग आएंगे। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश वाकई सरप्राइजिंग फैसला लेने वाले हैं? इसका जवाब वैसे तो सिर्फ नीतीश ही दे सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी को सीएम बनाने की बात से इनकार करके उनकी पार्टी कौन सा मैसेज देना चाहती है? कहा जा रहा है कि जब से नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव होगा, तब से घबराहट है पार्टी के अंदर। पता नहीं, हमने कभी नहीं देखा है कि 2025 का उन्होंने कभी कहा। उन्होंने कहा है, एक बार हमने देखा था कि इन लोगों को अब आगे बढ़ाना है। तो अब ये 2023 है कि 2024 है, 2025 है, तो आप लोग सेट करिए। कई दशक से बिहार की राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमा रहे नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, ये समझना आसान नहीं है। इसीलिए नीतीश एक बार फिर बिहार में बड़ा खेला कर दें तो शायद किसी को हैरानी नहीं होगी। तो अब बिहार में नेक्स्ट पॉलिटिकल मूव किसका होगा, क्या होगा, इस पर नजर रखने की जरूरत है। वैसे चौंकाने वाला एक पॉलिटिकल मूव जिसकी जमीन उत्तर प्रदेश में भी तैयार हो रही है, और इसी के साथ सवाल उठ रहे हैं कि अब बीएसपी एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिलाने वाली है। दरअसल इसका इशारा किया है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ हैं ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने अपने बयान से, रिपोर्ट देखिए। 7 अक्टूबर को वंचित शोषित जागरण महारैली करने की तैयारी में हम हैं। जब गांधी मैदान पटना में वहीं रैली होगी तभी खुलासा होगा। तब तक हम मायावती जी को अपने मंच पर लिया देंगे। एक बड़ा खेल होगा, आप देखिएगा। एसबीएसपी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर का ये बयान पॉलिटिक्स में ट्रेंड कर रहा है। इशारे समझने वाली सियासत में राजभर का इशारा बहुत बड़े डेवलपमेंट की ओर है। वो डेवलपमेंट जो यूपी ही नहीं देश में भी गेम चेंजर हो सकता है। राजभर ने संकेत दिया है कि वो बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए में शामिल होंगे और बीएसपी को भी एनडीए से जोड़ेंगे। सरकार की ताकत भी तो बढ़ाने जा रहे हैं आप। हम तो सबकी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नंबर 1 पर मायावती जी को। हमारी दिली इच्छा है कि
सामान्य वर्ग प्रधानमंत्री बनी गया, बैकवर्ड हो ही गया। अब दलित का नंबर है, अब मायावती से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। इसी को बना देते सब विपक्षी मिलके, तब तो सही हो जाता। राजभर ने अपने एक बयान से माहौल तो बना दिया है। अब नजर 7 जुलाई पर है, जब पटना में राजभर मंच से बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। 24 घंटे के भीतर ओपी राजभर का ये दूसरा धमाका है। 3 जुलाई को राजभर ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर दावा किया था कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव का साथ छोड़ने वाले हैं। राजभर के बयानों ने मोदी विरोधी मोर्चा बनाने में तेजी से जुटे दलों को टेंशन तो दे ही दी है। न जाने क्या वजह है कि आजकल अखिलेश जी से भी उनकी नाराजगी और मायावती जी की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। तो अभी तो ये उनकी राजनीति का कौन सा ये नया फॉर्मूला है, ये तो वही जान सकते हैं, इसका जवाब वही दे सकते हैं। 6 महीने का समय बाकी रह गया। देखिए राजभर जी अंत तक किसकी प्रशंसा करते हैं। मुझे लगता है शायद ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, किस प्रकार से उनकी पार्टी का एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी और एक धड़ा समाजवादी पार्टी में आया था, और उन्हें निश्चित रूप से देखना चाहिए, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वो स्वयं कहाँ पर हैं। वैसे अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो ओम प्रकाश राजभर मूड स्विंग वाली सियासत करते हैं, जिनका यूपी में एक भी सांसद नहीं है, वो भला इतनी बड़ी बड़ी बातें कर क्यों रहे हैं? आखिर ओम प्रकाश राजभर में वो कौन सा फैक्टर है जो बीजेपी को भी रिझा रहा है? आइए जरा ग्राफिक्स की मदद से यूपी में राजभर फैक्टर मैं आपके सामने रख देती हूं। बहुत महत्वपूर्ण है ये राजभर फैक्टर। पूर्वांचल की 16 लोकसभा सीटों पर सीधा इंपैक्ट ओम प्रकाश राजभर का। 2014 में गाजीपुर, घोसी, लालगंज, जौनपुर में बीजेपी जीती थी। 2019 में हार गई थी क्योंकि ओम प्रकाश राजभर साथ नहीं थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी राजभर फैक्टर का असर साफ तौर पर नजर आया था। किस रूप में? गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ में सिर्फ 1 सीट ही बीजेपी जीत पाई थी। तो ये ताकत है ओम प्रकाश राजभर की, क्योंकि यूपी में 4% राजभर वोटर्स हैं। कुछ जिलों में इनका जो आंकड़ा है वो 15% से भी ज्यादा हो जाता है आबादी के लिहाज से। तो ये है चुनाव में राजभर वोटर की ताकत, जिससे ताकत मिलती है ओम प्रकाश राजभर को। बात करते हैं फिल्म 72 हूर की, जो गुरुवार को रिलीज होगी। लेकिन रिलीज से पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। ये फिल्म अपने कंटेंट को लेकर विवादों में है और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। पूरे समझते हो क्या होती? हमारी अनछुई हो रहे, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं 72 हो रहे, 72 हो रहे। रिलीज के 72 घंटे पहले 72 हूरों की दिल्ली के जेएनयू में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान की इस फिल्म को कैंपस में विवेकानंद विचार मंच की ओर से दिखाया गया। लेफ्ट छात्र संगठनों के जोरदार विरोध के बीच फिल्म की स्क्रीनिंग हुई। यही दफनाया गया था। इस पवित्र मिट्टी में दफन होने के लायक ये लोग इन हरामजादों का कोई मकबरा बना देगा। इनकी लाशों को समंदर में फेंक दूंगा। वो सुनो काके, धमाके में कत्ती काफर मारे मैंने, वो सब जाया हो जाएगा। रिलीज से पहले फिल्म टॉप ट्रेंडिंग में बनी हुई है। एबीपी न्यूज पर 72 हूरे फिल्म की टीम आई और फिल्म से जुड़े विवाद पर अपनी बात रखी। ये जो लार्जर देन लाइफ साइज इमेजेस क्रिएट करते हैं ये मौलवी लोग और कहते हैं कि आपको इतनी खूबसूरत लड़की मिलेगी और ये 150 फीट की लंबी होगी और ये होगा वो होगा, हम तो सुनते आ रहे हैं। तो इमेजिनरी ये क्रिएट किया हुआ है। अब ये क्रिएट जो कैरेक्टर क्रिएट किया गया ये तो इन्होंने ही क्रिएट किया हुआ है। हमने तो खाली फिल्म में या हमारे पोस्टर में हमने उसको सामने वही प्रेजेंट किया गया जो ये लोग बोलते हैं और उसी के खिलाफ है। वो जो नरेशन है, वो जो नैरेटिव है, वो जो झूठ बोल रहे हैं, वो जो गलत चीजें बोल रहे हैं, लोगों को बेकार है, उसी को इस फिल्म में हमने सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ताला ने इस इनाम के लिए चुना है। सेंसर बोर्ड ने 72 हूरे फिल्म के ट्रेलर को मंजूरी देने से मना कर दिया था। बाद में ए सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज करने की इजाजत मिल गई। फिल्म के नाम से लेकर टॉपिक पर सब पर हंगामा जारी है। ये एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है। इसको इस तरह से कह देना कि ये किसी रिलीजन को टारगेट करती है, ये गलत है। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के बारे में बात करती है, बल्कि गहराई से चोट करती है इस ऐसे चीज़ के ऊपर जो हमारे आसपास है, लेकिन हम उससे आंखें बंद करके बैठे हैं।
वो मेथोडोलॉजी, वो तरीका रिक्रूट करने का, उनको तैयार करने का और अंत में उनको मौत के अंजाम तक ले जाने का, वो जो एक सिस्टमैटिक तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, जो मैनिपुलेशंस की जाती हैं, ये उसकी पोल खोलती है, ये वो कहानी की बात करती है। थोड़ी देर पहले फिल्म 72 हूरे से जुड़ी एक बड़ी खबर आई। मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में 72 हूरे के निर्देशक और निर्माता के खिलाफ धर्म विशेष की छवि खराब करने के लिए शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं फिल्म की रिलीज से पहले सोशल मीडिया में 72 हूरों की मिस्ट्री से जुड़े कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वो हूर जो जन्नत के अंदर एक मुत्तकी इंसान को दी जाएगी, 70,000 जोड़े पहने हुए। तुम क्या पहनाओगे अपनी बीवियों को? अक्सर मुल्हिद और एथियस लोग और लिबरल लोग जन्नत का मजाक उड़ाते हैं। इतनी अय्याशी हो भाई, शराब भी मिल रही है, 72 हूरें मिल रही हैं, ये तो अय्याशी है। खुदा लोगों को मोटिवेट करता है अय्याशी का कह के। देखो अल्लाह भी कैसे, मुसलमानों का अल्लाह भी मोटिवेशन कैसे कर रहा है, जन्नत में हूरें इतनी खूबसूरत सफ़ेद कलर की और बड़ी बड़ी आंखें और 70 हूरें और शराब और कबाब, तो ये क्या है? तो अय्याशी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।